वक्त सी बहुत सी ठोकरें भी खाई, किस्मत ने पलटी खाई, बहुत सी गुर्बतें झेली, बिन बुलाए मुसीबतें झेली, अपना टोला अपनी टोली सबका लेखा जोखा है। मैंने वक्त देखा है, मैंने वक्त देखा है। और वक्त देखने की बात कर रहे हैं, ये अनिल अंकित जी की पंक्तियां थी। और वक्त वास्तव में अगर देखा जाए तो एक आदमी, एक इंसान जो वक्त जीता है या जिस वक्त में वो रहता है इस धरती पर, इस समाज में, वो उसकी अगर तुलना की जाए तो वो समुंदर के एक बूंद के बराबर भी नहीं ठहरता। लेकिन इस वक्त को भी आदमी, इंसान देखता है, वो किस रूप में चल रहा है उसकी एक तुलना करता है और कहता है कि मैंने वक्त देखा है। वक्त हमने भी देखा इस कार्यक्रम के माध्यम से, भले एक छोटा सा अंतराल रहा हो। और इस अंतराल में हमने लगभग 59 एपिसोड का सफर तय किया है। 59वां एपिसोड यह आप देख रहे हैं, शब्द गंगा गाजीपुर का। और आज हमारे साथ एक विशेष रचनाकारा जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर सुमन सिंह जी। मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और मैं हर बार की तरह हूं आनंदमित। आप जैसे हर बार जुड़ते हैं वैसे इस बार जुड़ रहे हैं बहुत सारे लोग, मैं उनको देख पा रहा हूं आप लोगों को। और हर बार की तरह इस बार भी आदरणीय शिब्बू भैया जी संचालन में सहयोग के लिए और संयोजन करते हैं, इस कार्यक्रम का उपस्थित हैं। मैं उनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं। जो लोग देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, उनसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो शेयर जरूर करिएगा, जिससे शब्द गंगा गाजीपुर का यह कार्यक्रम जो हिंदी श्री पटल पर आयोजित होता है हर बृहस्पतिवार को शाम 7 बजे से जन जन तक पहुंच पाए। और यहाँ पे जो कवि या रचनाकार आते हैं उनकी रचनाएं भी पहुंच पाए अन्य लोगों तक। तो और एक 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 गुजारिश और आपसे मैं हर बार करता हूं, इस बार भी कर रहा हूं कि अगर आप देख रहे हैं कार्यक्रम को तो कमेंट्स जरूर करते रहिएगा, जिससे हमें आपके विचारों से अवगत होने का माध्यम बन पाते हैं आपके जो कमेंट्स आते हैं। एडवोकेट कमल पुंडीर जी जुड़ चुके हैं, वेद प्रकाश प्रजापति जुड़ चुके हैं। आप दोनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आइए मैं आज के आमंत्रित रचनाकारा डॉक्टर सुमन सिंह जी के पास आप सभी को लेके चलता हूं। उन्हें बड़ी स्क्रीन पर लेके आता हूं, आप उन्हें स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। आदरणीय कमल पुंडीर जी, आप अपना नंबर एक बार पुनः भेज दीजिएगा मेरे पास। शब्द गजल गंगा के लिए आपको आमंत्रित करना था, नंबर ढूंढ रहा था, नहीं मिला। देख पा रहे हैं आप आदरणीय डॉक्टर कुसुम सिंह जी को, जो आपको सुमन स्क्रीन सिंह। पर सुमन सिंह जी जी, आदरणीय सुमन सिंह जी को देख पा रहे हैं आप। और मैं इनके परिचय की तरफ बढ़ रहा हूं। आप सभी सुनिएगा, थोड़ा सा लंबा परिचय होगा क्योंकि परिचय कई बार जिनकी उपलब्धियां ज्यादा होती हैं तो उनका परिचय भी थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो आइए बढ़ते हैं डॉक्टर सुमन सिंह जी के परिचय की तरफ। आपका जन्म 12 सर जून आपको सर आपको मैं रोकूंगी। एक्चुअली मैं डॉक्टर नहीं हूँ। ये गलती से पिछले प्रोग्राम का ही फोटो आपके पास चला गया, मुझे लगता है उसी में डॉक्टर हर जगह लिख देते हैं गलती से। तो कृपया आप सुमन सिंह कहकर ही संबोधित करें। जी जी डॉक्टर, आप जी। आपके सानिध्य में मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग डॉक्टर, डायरेक्टर की जगह डॉक्टर हो सकता है हो गया हो। हो सकता है। जी, डायरेक्टर तो आप है ना। जी, वो लिखने वो में तो कई बार लिखने में जो है इंग्लिश को जब गूगल ट्रांसलेट करता है हिंदी में तो वो कई बार ऐसा जी करता है। जी जी तो निश्चित जी। तौर पे आप डायरेक्टर हैं, निर्देशक हैं। जो संस्थान है, एक बहुत विशेष संस्थान है, सत्यदेव ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है गाजीपुरम में, जिसे बोरसिया भी कहा जाता है। पोस्ट फदनपुर, जिला गाजीपुर का है, उत्तर प्रदेश, जिसे आप जानते हैं और जिसके नाम से यह कार्यक्रम चलता है पूरा। और आप गाजीपुर की एक तरह से बहू हैं अगर मैं कहूँ। डॉक्टर जी आनंद सिंह जी एक जाने माने रचनाकार हैं, जिनके जो मैं ये सीधा ये कह सकता हूँ कि वो किसी नाम के मोहताज नहीं है। शायद ही उनके परिचय के बारे में किसी को बताना पड़े, और वो पिछले एपिसोड में आ भी चुके हैं, एक दो एपिसोड पहले आए थे। तो उनकी आप धर्म पत्नी हैं डॉक्टर
सुमन सिंह, देखिए पूरा डायरेक्टर जी, सुमन सिंह जी मैं कोई कहूँगा। बात नहीं। जी, तो मुझे स्पष्ट करना न था, बस जाने आप गलती हाँ, से निकलता है, कोई बात नहीं। जी, हाँ, नहीं, वो तो गलती से नहीं है, न जाने मैं क्षमा चाहता हूँ। न जाने शब्द क्यों और किस जी, जी, भाव कोई बात से सरस्वती निकालती हैं। जी, 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 बस ये शब्द जो है वो साकार हो जाएँ। हो सकता है कि भविष्य में आपको जी। ये उपाधि कहीं से लेनी हो। ऐसा भी जी, होता जी। है, कई बार मैंने देखा है। तो जी, आदरणीय आदरणीय और हाँ, आगे आप कंटिन्यू करें। कई बार ऐसा भी होता है कि जी, एक व्यक्ति को उसकी उचित उपाधि अ, अकादमिक तौर पे उसे नहीं मिल पाती है, लेकिन वास्तव में जो उसकी उपाधि है वो अपने आप आदमी के मुख से निकल जाती है। जी, तो जी, जी, आज जी, कुछ बहुत ऐसा ही अच्छी हो जगह रहा है। पे तो आइए मौका आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब के जी, बारे में बिल्कुल, बिल्कुल, थैंक यू। आगे सुमन सिंह जी के बारे में मैं आपको बता दूं, आप सभी दर्शक देख रहे हैं इस कार्यक्रम को। आप विशेष रूप से कहानी लिखने के लिए ज़्यादा जानी जाती हैं, यानी कि गद्य में आपका लेखन बहुत ज़्यादा चर्चित है और साथ ही साथ आप कविताएं भी लिखती हैं। आप की शिक्षा जो है वो आगरा विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर है। आप थोड़ा सा जो दर्शक देख रहे हैं वो थोड़ा सा हैरान होंगे कि अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर है, लेकिन उसके बाद भी हिंदी से जो आपका प्रेम है, हिंदी से जो लगाव है, वो आपकी रचनाओं में, हिंदी की रचनाओं में बिल्कुल स्पष्ट झलकता है। साहित्य अकादमी में आप काव्य पाठ, कहीं कहानी पाठ कर चुकी हैं। मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित निरंतर श्रृंखला में जो साहित्य अकादमी का है वहाँ पे कहानी पाठ किया है आपने। साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा विदिशा में आयोजित रचना शिविर में आपने कहानी पाठ किया है। राष्ट्रीय एकता मंच और स्पंदन संस्था भोपाल द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में आपने कहानी पाठ किया है। ये जो संस्थाएं मैं गिना रहा हूँ आप सभी को, ये कोई मामूली संस्थाएं नहीं है। साहित्य अकादमी अपने आप में देश की सर्वोच्चतम संस्थान है। दस्तक के मंच पर आपने कहानी पाठ किया है। कुछ एक कहानियां आपकी आकाशवाणी भोपाल से भी प्रसारित हो चुकी हैं। विश्व भारत भोपाल आकाशवाणी भोपाल से भी प्रसारित है कहानियां आपकी। और विश्व भारती शांति निकेतन तथा कोलकाता विश्वविद्यालय में एकल कहानी पाठ भी आप कर चुकी हैं। भारत भवन में आपने कहानी पाठ किया है। दूरदर्शन पे आपके साक्षात्कार प्रसारित हो चुके हैं। और अगर प्रकाशन की बात करें तो आपकी प्रारंभ में बहुत सारी कविताएं और कहानियां अनेकों पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं और निरंतर अभी भी प्रकाशित हो रही हैं। बहुत सारी पत्रिकाएं हैं, अगर मैं उनकी गिनती करूं तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। और साहित्यिक यात्राएं भी आपने इस भारत में ही अलग अलग जगहों पे नहीं की हैं, अलग अलग क्षेत्रों में नहीं की हैं, वरन आपने पूरे विश्व में कई देशों में साहित्यिक यात्राएं की हैं, जिसमें जर्मनी, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, स्विट्जरलैंड जैसे तमाम देश शामिल हैं। आप पुरस्कार की अगर आपको मिले पुरस्कारों की अगर मैं बात करूं तो साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश द्वारा पांडुलिपि पुरस्कार योजना में कहानी संग्रह छंगुरी आपकी 2016 में पुरस्कृत हुई थी। और भारतीय हिंदी साहित्य परिषद नई दिल्ली द्वारा बुडापेस्ट हंगरी एवं मिलान इटली में साहित्य गौरव सम्मान से पुरस्कृत किया गया था 2017-18 में। और मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन भोपाल द्वारा वागीश्वरी सम्मान 2016 में और उर्वशी अंतर्राष्ट्रीय त्रैमासिकी द्वारा जो है आपको उर्वशी सम्मान 2017 में मिला है। और इतने सारे सम्मान हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे होंगे, जो प्रमुख हैं उसका वर्णन मैं जरूर यहाँ पे कर पा रहा हूँ। कई 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 चीजें आपकी जो कथा साहित्य है उसमें बड़ी विशेष रही हैं। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल द्वारा प्रकाशित बृहदाकार कथा कोश कथा मध्य प्रदेश के छठे खंड में कहानी वोम सम्मिलित है। इसी विश्वविद्यालय द्वारा संपादित कथा देश के 2 खंडों में दस्तक कहानियों पर आलोचनात्मक टिप्पणी प्रकाशित है। कथा भोपाल के चौथे खंड में कहानी कौन सी सड़क जाएगी बांदा सम्मिलित है। कुछ कहानियों का भोजपुरी और अंग्रेजी में आपने अनुवाद भी किया है। साहित्यिक उपलब्धियां आपकी बहुत हैं और अगर उनको गिना जाए, उनको बताया जाए तो बहुत समय लगेगा। आज आपको एक खास बात, पहली बार जो शब्द गंगा गाजीपुर के कार्यक्रम में होने वाला है वो विशेष ये है कि आज आप कविताओं के साथ साथ कहानियां भी सुनेंगे। और आदरणीय सुमन सिंह जी की कविताएं और कहानियां दोनों आप सभी को मैं सुनवाने का प्रयास करूंगा। तो आइए हम लोग चलते हैं। बहुत सारे दर्शक आदरणीय सुमन जी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं।
कमेंट्स आ रहे हैं। कमल पुंडीर जी दिल्ली से देख रहे हैं, वेद प्रकाश जी हैं बंबई से देख रहे हैं, और अंजलि सिसोदिया जी हैं, अशोक मिश्रा सर हैं, कुमार धनंजय जी हैं, कविता कानन से देख रहे हैं, और अगर मैं आगे बढ़ूं हरिशंकर पांडे सर हैं, अंजलि सिसोदिया जी हैं, और ऐसे नित्यानंद गिरी बाबा बीजेपी जी हैं, अ, चलिए, विभूति नारायण जी हैं। ऐसे तमाम लोग दर्शकों के कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन मैं शिबू भैया जी आमंत्रित करने के लिए आदरणीय सुमन सिंह जी को आपको ही आमंत्रित करूंगा, आप ही आमंत्रित करिए। जी जी, आदरणीय के बारे में अभी आपने परिचय करवाया पटल से, और पटल से जो भी दर्शक जुड़े हुए हैं सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं यहाँ से। और ये खुशी की बात है कि हमारे गाजीपुर में, और आदरणीय आपको मैं एक जानकारी देना चाहूँगा, इस बात की चर्चा करता हूँ जब भी हमारी बहन बेटियां इस कार्यक्रम में, माने महिला शक्ति जब आती है, तो ये बड़ी खुशी की बात होती है कि हमारे यहाँ की जो बहू है वो भी गाजीपुर की मानी जाती है, और हमारे यहाँ की बेटी है, भले दूसरे जिले में वो चली गई है लेकिन वो भी गाजीपुर की मानी जाती है। ये दोहरा फायदा जो है हमारे महिला वर्ग को ही मिलता है निश्चित रूप से, तो ये एक अच्छी बात है। तो जी, और हमारी अभिलाषाएं बहुत कुछ जीवन में पाने की होती हैं, हम संघर्ष कर रहे होते हैं, तो इन चंद पंक्तियों से अपने मैं आपको पटल पे आमंत्रित कर रहा हूँ बिना समय जाया किए, कि अभिलाषाएं कहती जीवित रहना है, अभिलाषाएं कहती जीवित रहना है, संकल्प सिद्ध हित कष्ट भले सहना है। तो अनेकों कष्टों को सहने के बाद ही आदमी कुछ प्राप्त कर पाता है। तो इसी के साथ मैं पटल पे आमंत्रित करता हूँ आदरणीय सुमन जी को। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं हिंदी श्री का बहुत, इस पूरे कार्यक्रम का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे बुलाया, और शब्द गंगा के माध्यम से जो आपने इस पटल पर आने का और इससे जुड़ने का जो आपने हमें अवसर दिया है, इसके लिए भी बहुत धन्यवाद करती हूँ। आदरणीय शिबू जी का, गजाधर गंगेर जी का, लव तिवारी जी का, आनंद अमित जी का, और कुमारी सृष्टि राज जी का। तो अभी मेरा परिचय देने से पहले आनंद अमित जी ने जो लाइनें बोली थी, जिसमें वक्त का बहुत जिक्र था, तो मैं ये समझ रही हूँ कि उस वक्त, एक वक्त हमने भी देखा था जो बड़ा भयावह था, बड़ी विभीषिका थी हमारे देश, क्या पूरे संसार के लिए। तो उससे जुड़ी मैंने एक कहानी लिखी थी उसी के दौरान, तो मैं उसी कहानी का पाठ करना चाहूंगी। तो कहानी का शीर्षक है, जी, कहानी का शीर्षक है कौन सी सड़क जाएगी बांदा। वाह। देर रात तक सुधी ने सामानों की सफाई की, और हर दरवाजा, हर हैंडल, हर खिड़की, अलमारी, फ्रिज, रैक पोंछा है। मन से थक कर चूर हो चुकी है सुधी। लखनऊ और गांव के बीच झूल रही है, अपने गांव, माँ और बहन की यादों से टकी चादर ओढ़ बिस्तर पर न जाने कब सुधी को नींद ने आ घेरा, और अल सुबह ही मालकिन की आवाज से अचकचाकर उसने आंखें खोली। बांदा जिले से 1 साल पहले आई सुधा अब सुधी हो चुकी है। आज सुबह की मालकिन की आवाज से कसमसा कर उसने आंखें खोली। उसका मन हुआ अनसुना कर दे उस आवाज को जो उसके कानों में घुसकर पूरे वजूद पर फैलती जा रही है। सुधी, एक लंबी दूसरी तान, और उसने हड़बड़ा कर बिस्तर छोड़ दिया। रात सोते सोते ही 1 बज गया था। अब उसकी नजर जो घड़ी पर पड़ी तो सुई, छोटी सुई 7 पर और बड़ी सुई 12 पर सुस्ता रही थी। तीसरी तान पर जी मैडम की आवाज के साथ ही वह छलांगे लगाती मालकिन के कमरे में दाखिल हो गई। वहां टीवी पर लगातार कोरोना की खबर और चीख पुकार से वह भीतर तक घबरा गई। ले, बाबा रो रहा है, देख तो, थोड़ा बाहर घुमा दे, बाहर माली होगा, उसे पकड़ाकर इसका दूध बना दे, फिर हमारी ग्रीन टी और पानी ले आ तुरंत। जी कहते हुए इसने बाबा को गोद में लिया और लॉन की ओर बढ़ गई। बाहर आते ही हरा भरा लॉन और सड़क पार झूमते लंबे लंबे हरे हरे पेड़ देख उसकी अलसाई आंखें जैसे खिल उठी। बाबा चुप हो चुका था। न जाने क्या था, वो सुधी के पास आते ही
चुप हो जाता था। माली काका के पास जाकर बाबा को उनकी गोद में डाल वो दूध बनाने से पहले बाथरूम में घुसी। बाथरूम से फारिग हो जब वो हाथ मांजने शीशे के सामने खड़ी हुई तो बहुत दिनों बाद उसे शीशे में गांव की सुधा दिखी। गांव में कूदती भागती सुधा, उजड़े बाल वाली सुधा, मिचमिची आंखों वाली सुधा, खेतों पर काम करती सुधा, लोगों की भैंसों गायों को चराती सुधा, और एक दिन माँ के समझाने पर चाचा के साथ लखनऊ आ गई सुधा। जल्दी जल्दी उसने मुंह धोया, बाल साधे और सुधी बन बाहर आ गई। उसके पूरे शरीर में दर्द पसर रहा था। वो कहे भी तो कैसे कि इन 3-4 दिनों में उसका मन अपने गांव, अपने घर भाग जाने को होता है। रात फोन पर माँ की आवाज महीनों बाद सुनने के बाद से उसकी बेचैनी और बढ़ गई है। वो तुरंत गांव जाना चाहती है, जहां वो जिद के साथ माँ से देर तक सो पाने का आग्रह कर सके। माँ उन दिनों में उसे पानी से बचाती, कामों से बचाती, ढेर सारा स्नेह बरसाती है। उसका मन है बिस्तर पर ढेर हो जाने का। सुधी, बाबा को दूध दिया? के साथ उसकी तंद्रा टूटी। जी अभी। उसके सामने दूध उबल रहा है। ठीक ऐसे ही उसका मन भी उबल रहा है। दूध को उसने पतीली में ठंडा होने रख दिया है, पर मन को क्या करे वो। दिन रात कोरोना की खबरें और ज्यादा मारक होती जा रही हैं। लोग पैदल ही कोसों दूर अपने गांव को रवाना हो रहे हैं। टीवी पर आंखें जमाए वो बाबा का दूध तैयार करती रही और उस भीड़ में खुद के होने की कल्पना करती रही। वाह। बाबा का दूध तैयार कर वो फीडर माली काका को ही पकड़ा आई। वापस आकर पानी और ग्रीन टी ट्रे में रख वो कमरे में पहुंची। अंदर साहब और मैडम किसी प्लान पर चर्चा कर रहे थे। अरे सुधी, ये कैसा मुंह बना रखा है? सुबह सुबह मुंह क्यों लटकाए है इतना? सुधी ने पूरी कोशिश की मुस्कुराने की, लेकिन उसका दर्द उसकी मुस्कान से ज्यादा मजबूत था। वो चिल्ला देना चाहती थी, बहुत तेज, इतनी तेज कि उसकी आवाज उसकी माँ तक पहुंच जाए, पर नहीं, वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकती, क्योंकि सब उसे बहुत अच्छा मानते हैं और फिर घर का खर्च उसके यहाँ होने से ही तो चल रहा है। ये सारे ख्याल एक सनाके से उसके दिल के रास्ते आए और दिमाग के रास्ते गुजर गए। वो किचन में जाकर सब्जी वगैरह का इंतजाम करने लगी। खाना बनाने वाली बाई आती ही होगी। वो तो रोज ही आते ही बस रौब गालिब करने लगती है। वो भी बिल्कुल नहीं समझती सुधी की तकलीफ, बल्कि उससे 24 घंटे खार ही खाए रहती है। उसे लगता है सुधी उससे सुपर है, उसका अधिकार घर पर ज्यादा है, पर सुधी उसे कैसे समझाए कि वो भी उन्हीं की तरह नौकरानी है। बस बाबा को संभालने के कारण उसे साफ कपड़े, साबुन, शैम्पू इत्यादि दिया जाता है, वरना वो भी। सुधी इसी उधेड़ बुन में थी कि फिर से मालकिन की आवाज आई। सुधी। सुधी हिरनी की तरह उनके कमरे में भागी। मालकिन ने फरमान जारी किया, सुधी, दोपहर में पराठे और आलू टमाटर की सब्जी बनवा दे, और खीर भी। फिर थोड़ा रुकते हुए बोली, और आज शाम से बाई को हाँ में सिर हिला को बोल दिया। बाई ने टेढ़ा मुंह बनाया और कमर पर हाथ रख बड़ी तीखी टोन में बोली, और कुछ ऑर्डर हो तो बता दो। सुधी आज कुछ बोलना नहीं चाहती। उसे मालूम है अगर वो कुछ बोली तो बतंगड़ बन जाएगा, और आजकल तो साहब भी घर पर ही रहते हैं। वो चुपचाप डस्टिंग करने दूसरे कमरे में पहुंच गई, जहां कोरोना की खबरें, लोगों की भीड़, पैदल चलते लोग, रेल की पटरी पर मर गए लोग, ये सारी बातें उसके दिमाग में घूमती रहीं। वो सोचती रही, साहब और मेम साहब को कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता? गांव में तो शायद नहीं है कोरोना, तभी तो सब गांव भाग रहे हैं। अब तक साहब और मैडम
कमरे से बाहर आ चुके थे और लॉबी में पड़े बड़े से झूले पर बैठ गए थे। सुधी, बाबा कहाँ है? लेकर आ। सुधी बाहर ड्राइवर की गोद में खेल रहे बाबा को लेने बढ़ी। इस ड्राइवर से उसे सख्त नफरत है। वो बड़ी अजीब नजर से उसे देखता है। चाय पकड़ाते हुए, पानी की बोतल लेते हुए, पास से गुजरते हुए हमेशा उसे छू लेने की फिराक में रहता है वो। उसकी भूरी आंखें सुधी को कई बार भय से भर देती हैं। वो भी माली काका के बगल वाले कमरे में रहता है, अपनी 2 साल पहले ब्याही पत्नी के साथ। बाबा को गोद में लेते हुए उसने बड़ी बेशर्मी के साथ उसे छुआ और होंठ टेढ़े कर मुस्कुराया। सुधी घृणा से भर गई। उसने बड़ी खूंखार नजरों से उसकी ओर देखा और अंदर बढ़ गई। कई बार उसका मन होता है कि मैडम को सारी बातें बता दे, लेकिन यह सोचकर कि ड्राइवर की बीवी बहुत सीधी सादी है और सुधी से अच्छा बर्ताव रखती है, सुधी चुप हो जाती है। लेकिन आज तो उसने हद ही कर दी। बाबा को पकड़ाने की कोशिश में उसने कुछ ज्यादा करीब आने की कोशिश की और उसका मुख उसके बेहद करीब ले आया, जिससे बीती रात पी गई शराब और सिगरेट की मिश्रित गंध उसके जहन में उतर गई। वो उसका जी मुचलाने की कगार पर आ गया। उसका जी हुआ अब तो वो चिल्ला ही दे और चिल्ला कर उसकी बीवी को उसका सच बता दे। लेकिन एक साथ कई तस्वीरें उसकी आंखों में घूम गईं, जिसमें उसकी माँ की लाचारी सबसे ज्यादा प्रभावी ढंग से आकर ठहर गई और वो बाबा को लेकर भीतर चली गई। अंदर मैडम ने बाबा को गोद में लिया, उसे पुचकारा और अपनी ग्रीन टी खत्म करती रही। खाने वाली बाई कोरोना का बहाना ले अलग अलग तरकीबों से 500 रुपए पाने में कामयाब हुई। पहली बार उस बाई ने तिरछी नजर उस पर डालते हुए पूछा, कोरोना बीमारी फैली है, यहीं पर रहोगी क्या? भाग जाओ जल्दी गांव। और मुस्कुरा दी। सुधी मालकिन के सामने आकर ठिठक गई। मालकिन के चेहरे का मुआयना करते हुए उसे लगा कि मालकिन आज कुछ ठीक मूड में है। सुधी ने सोचा उनसे गांव जाने के बारे में बात की जा सकती है। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जी, जी। जी, जी। पूरे 1 साल बीत गए हैं उसे अपनी माँ और बहन को देखे। सबसे ज्यादा उसका मन अपनी छोटी बहन सलोनी के लिए तरसता है। अब तो बड़ी हो गई होगी वो। बाबा जब उससे चिपक जाता है तो उसे सोलोनी बहुत याद आती है, और जब साहब मैडम उसे अकेला छोड़ के जाते हैं तो उसे माँ की बहुत याद आती है। बाई नाश्ता खाना बनाकर जा चुकी है। सुधी अनमने मन से घर को व्यवस्थित कर रही है। सुधी अब और सह नहीं पा रही। सुधी ने हिचकिचाते हुए कहा, मैडम जी, कोरोना फैल रहा है, गांव चली जाती तो। उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई कि मालकिन ने घुड़का, पागल है क्या? हम सब हैं ना यहाँ, क्या करेगी गांव जाकर? यह लखनऊ है, यहाँ नहीं आएगा कोरोना। हम सब साफ सफाई रखते हैं ना। वहां गंदगी में कोरोना और पकड़ेगा। कहाँ लखनऊ, कहाँ बांदा, चैन से रह। उसे लगा अब उसका रोना निकल जाएगा। मालकिन ने सुधी का उतरा हुआ मुंह देखा। क्या बात है, सुबह से तेरा मुंह उतरा हुआ है, आज डस्टिंग भी नहीं हुई, सारा घर बिखरा पड़ा है। सुधी ने कराह कर कहा, मैडम जी, मेरी कमर में बहुत दर्द है, मैं नहीं कर पा रही काम। अरे क्या हुआ? ओफो, आज ही बीमार होना था तुझे। देख तो, मेरे कमरे में मेडिसिन बॉक्स रखा है दराज में, ले आ जाकर। वो बेमन से दवा का डिब्बा उठा लाई। मालकिन ने उलट पुलट कर कुछ गोलियां देखी और उसे एक गोली पकड़ा दी। ले, कुछ बिस्किट खाकर खा ले। सुधी कसमसा कर रह गई। उसका मन हुआ वो सब कुछ फेंक कर जोर से चिल्ला दे, नहीं होता मुझसे काम, नहीं खानी मुझे कोई दवा, मुझे माँ के पास जाना है। लेकिन ये तो मन था। प्रकट में उसने 2 बिस्किट खाकर गोली निगल ली। उसके कानों में हॉल से टीवी की आ रही आवाज लगातार कोरोना के किस्सों की रट से भरे जा रही थी। ये कोरोना है क्या आखिर? साहब का परिवार क्यों नहीं डर रहा है इससे? सिर्फ मजदूर ही क्यों भाग रहे हैं?
साहब को क्यों नहीं डरा रहा कोरोना। तरह तरह के विचारों से दो चार होती वे बाहर लॉन से होती हुई क्यारियों को निहारती माली काका की ओर आ गई। माली काका पतीली में कुछ पकाकर उतार रहे थे। काका, ये कोरोना क्या है? काका अचकचा कर उसकी ओर मुड़े। का बताएं बिटिया, कोनो बीमारी है शायद। परसों विकास से बात वही रहा, बतावा रहा चारों ओर हाहाकार मचा है। केहू का छुए का नहीं है, मुंह पर कपड़ा बांधे का है, मजदूर सब भाग रही है। विकासो जाई रहा बिस्पत को हिया। सुधी मुंह खोले सुनती रही। माँ सलोनी बार बार उसकी आंखों में घूमते रहे। काका, हम लोग क्या करें अब? का बताएं बिटिया, साहिब से कहे रहें, वे बोले हिया कुछ नहीं हुई, आराम से रहो। लेकिन रात को फोन पे तुम्हारी काकी बहुते परेशान रही। बोलिन भाग आओ हिया, गांव में रहो, कम खाओ, साथे रहो। अब ये सोच रही है का करें। काका, बांदा कितनी दूर पड़ेगा? हम का बताएं बिटिया, अच्छा ड्राइवर साहिब से पूछ के बताइबे तुमका। बहुत देर तक दोनों बतियाते रहे। बातों बातों में दोनों का दर्द साझा होकर एक हो गया। सुधी के मन का दुख बहुत कुछ कम हो गया। सुधी वापस मुड़ी तो सामने सड़क पर पसरा सन्नाटा उसे डरा रहा था। सामने की सड़क के सारे घर चुप थे। किसी की बालकनी में हवा की घंटी बज रही थी, किसी के पौधे दरवाजे पर लहरा रहे थे। बीच बीच में किसी फ्लैट से कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। उन फ्लैट्स के न बोलने में भी एक बोलना था कि ये समय भयावह है। बोलना ये कि सब डरे हुए हैं। बोलना ये भी कि जान बचाकर भाग सुधी भीतर पहुंची तो दर्द कुछ कम था। साहब उसे देख मेम साहब से कुछ कहते कहते रुक गए। कुछ डर सा था उन दोनों के चेहरों पर। सुधी का दर्द अब काफी कम था। उसने अपना कमरा संवारा और नहाने चली गई। छत पर बाल सुखाने पहुंची, वहां से देखा माली काका फोन पर किसी से बहुत धीरे धीरे बतिया रहे हैं। उसे माली काका की बातों पर और भरोसा हुआ। वो ऊपर देख मुस्कुराई। आसमान साफ था उसके मन की तरह और पेड़ ज्यादा हरे। ये पेड़ उसके भीतर भी हरियाली भरते रहे। दोपहर के खाने के बाद उसने गाढ़ी नींद ली और चौड़ी आंखों के साथ उठी। रात का खाना बनाने का जिम्मा उसने बखूबी पूरा किया। मालकिन की खुशी 200 रुपए के रूप में बरसी। वो एक खुशगवार नजर सुधी पर डालती हुई बोली, ओहो, दवा ने तो सुधी को बिल्कुल ही बदल दिया। कितनी प्यारी लग रही है तू आज। सुधी शर्मा कर मुस्कुरा दी। मालकिन और साहब बाबा को ले कमरे में चले गए। सारा काम समेट सुधी भी अपने कमरे में आ गई। उसने दोनों चोटियां रिबन से कसकर बांधी। कुर्ते में 2 सेफ्टी पिन टांके। बिस्तर की सिलवटें संवारी। कमरे में टंगी कृष्ण जी की तस्वीर को शीश नवाया। फ्रिज से पानी की बोतल और कुछ बिस्किट निकाल कपड़ों के साथ पुराने बैग में रखी। अब तक के इकट्ठे किए रुपए चोर जेब में रखे और सुकून से अपने बिस्तर पर लेट गई। भोर में 2 जोड़ी पांव काली सड़क पर तेज चाल से चलने लगे। आगे चलकर वे पांव एक ऐसी भीड़ में शामिल हो गए जिसकी मंजिल का पता सिर्फ ईश्वर को था। कोरोना के डर की चादर ओढ़े इस भीड़ में 2 चेहरों ने एक पल को नकाब उतारा, एक दूसरे की मुस्कुराती आंखों में देखा और भीड़ में घुस गए। सैकड़ों आवाजों के बीच एक जानी पहचानी आवाज छन कर आती रही, भैया कौन सी सड़क जाएगी बांदा? वाह वाह। ये थी कहानी। जी और जी बिल्कुल। क्या कविता सुनाओ? जी, बहुत बहुत शानदार कहानी थी आदरणीय बहुत शुक्रिया। सुमन सिंह। और बहुत सारे दर्शक लगातार देख रहे हैं और ये हमारे लिए भी पहला अनुभव था कि आज शब्द गंगा गाजीपुर कार्यक्रम में कहानी का वाचन हो रहा हो। और ये आपकी कहानी पहली कहानी है जिसे हमारे दर्शक और श्रोता सुन रहे हैं इस पटल से।
और ये हमारे लिए सौभाग्य, बहुत अच्छा लगा निसंदेह। जितनी सुंदर कहानी थी उसका वाचन आपके मुख से उससे भी सुंदर था। और बहुत आनंद आया इस कहानी में आदरणीय। और जो लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं उससे पता लग रहा है कि निश्चित तौर पे आपकी कहानी बहुत अच्छी थी। बहुत कुछ ऐसी चीजें थी इसमें, कुछ ऐसी बातें थी जो सभी को आकर्षित कर रही थी। कोरोना कनेक्ट काल करती से जी जरूर कनेक्टेड था, यह जरूर जुड़ी जी हुई कहानी। जी लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ आपने इसमें चित्रित किया था, बहुत सारी रेखाएं खींची थी जो समाज के कई पहलुओं को दर्शा रही थी। और इसके लिए निश्चित तौर पे आप प्रशंसा की पात्र हैं, और सभी दर्शक आपकी प्रशंसा कर भी रहे हैं। तो शिब्बू भैया जी, आगे हम लोग चलेंगे और डॉक्टर साहब की कविताएं भी, देखिए सुमन जी की कविताएं भी सुनेंगे। उन कविताओं से पहले मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि कौन कौन से जी लोग जुड़े हुए हैं। आदरणीय डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी जुड़े हुए हैं, जो गाजीपुर के एक सशक्त रचनाकार हैं। वर्तमान में आप कानपुर में हैं। डॉक्टर मिथिलेश राय जी जुड़ी हुई हैं, जो गाजीपुर की ही हैं, और अगले एपिसोड में ये लोग आ रही हैं। डॉक्टर मिथिलेश जी आएंगी। जी और अमरीश सिंह जी जुड़े हुए हैं, विभूति नारायण जी जुड़े हुए हैं, मधुलिका राय जी जुड़ी हुई हैं, जिन्हें आप अगले एपिसोड में सुन पाएंगे। पूजा कृष्णा जी, जो गजल गंगा कार्यक्रम का हिंदी श्री पटल पर संयोजन करती हैं, कार्यक्रम को देख रही हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं अगर थोड़ा सा ऊपर बढ़ूं तो वीना राय जी हैं, जो गाजीपुर की एक सशक्त रचनाकारा हैं। पूजा कृष्णा जी, लव तिवारी जी, जिनका संयोजन में विशेष योगदान रहता है हिंदी श्री के कार्यक्रमों के। और मैं अगर थोड़ा सा ऊपर बढ़ूं तो एक पूजा जी भी है, जो अपना नंबर भेज रही हैं। मैं उसे डिस्प्ले जरूर नहीं किया था, लेकिन जो लोग कार्यक्रम देख रहे होंगे उनको पता होगा। बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट करने वाले लोग भी कमेंट्स डालते हैं। पंडित NK शास्त्री जी हैं, ऐसे ही प्रचारकों में अपना प्रचार कर रहे हैं जम के। पूजा कृष्णा जी के अलावा संस्थान बरेका वाराणसी से आदरणीय आलोक सर देख रहे हैं। डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी के लगातार कमेंट से अनिल कुमार राय जी, जिनकी कविताओं से मैंने इस कार्यक्रम का प्रारंभ किया था, कार्यक्रम को देख रहे हैं। वेद प्रकाश जी लगातार प्रारंभ से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मिथिलेश राय जी तो जुड़ी हुई हैं, कमल जी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। और कृपया कमेंट्स करते रहें, और साथ में अगर हो सके तो शेयर जरूर कर दें। कुछ ग्रुप्स में भी शेयर करेंगे तो थोड़े से और लोगों तक आदरणीय सुमन जी की कहानियां पहुंचेंगी, उनकी कविताएं पहुंचेंगी। तो शिबू भैया जी, अब पुनः जी आप आमंत्रित करिए एक बार। जी आदरणीय, बिल्कुल। बहुत ही मार्मिक ये कहानी रही, और यथार्थ रहा जीवन का। जो भी इसमें दृश्य उकेरे गए हैं, जो भी बातें कही गई हैं, वो अक्सर हमारे समाज में ये अनुभव के विषय हैं। ये होता ही है। और उसमें भी कोरोना काल की जो मार्मिक स्थिति है, वो पैर की बाधा किधर, ये सिर्फ ये छोटी सी लाइन बहुत कुछ कह गई कि बाधा किस रास्ते में है। वो दर्द एक बार तो उस समय रोमांचित हो गया था मैं बिल्कुल से। तो और इसके साथ अब हम काव्य पाठ के लिए, कविता के लिए आपको सादर आमंत्रित करते हैं पटल पे। और मैं ये लाइन के साथ आपको आमंत्रित करता हूँ कि आओ मिलकर दर्द की लड़ियां पिरो लें, आओ मिलकर दर्द की लड़ियां पिरो लें, मन के कलुषित भाव गंगा जल से धो लें, मन के कलुषित भाव गंगा जल से धो लें। वेदना जब एक सी फिर दो कहां हम, सबके दर्द लगभग आसपास एक ही जैसे हैं, तो फिर भेदभाव नहीं हमें। वेदना जब एक सी फिर दो कहां हम, मिल के ढूंढे जगह दफनाए जहां गम, आओ मिलकर दर्द की लड़ियां पिरो लें, मन के कलुषित भाव गंगा जल से धो लें। तो इसी के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय सुमन जी को कि अब वो अपनी कहानी के बाद अपनी रचना से हमें आनंद। जी पहली कविता है। आहिस्ता से वायुमंडल में तैराती प्रार्थनाओं की चिट्ठी, देर तक ताकती हूँ शून्य में, ईश्वर से आया कोई जवाब। हाँ, झरता है महीन मरमर सा कुछ, जिसमें डूबी कोई मूक हवाई बोली, करती है चहलकदमी मानस के अनजाने मुंडेरों पर, और बुझा देती है उन पर जलते सारे सवाल। छट जाती हैं सब बदलियां वहां, जैसे निकल आती है बर्फीली धुंध में डूबी हुई धूप अचानक, जिसकी कोमल आंच में सिक कर फिर आता है डूबता उतराता मन। वाह वाह, बहुत बहुत दूसरी कविता है। जी
दूसरी कविता, वो रोज सूरज को करती है सलाम और चुपचाप बढ़ जाती है रसोई की ओर, फिर बन जाती है अपने हिस्से का सूरज, जहां बालियों सा पकाती है मन, खिलाती है कलियां बच्चों के मन की, धूप सी सरक कर जगाती है पति को और दिन भर के लिए खप जाती है कभी न खत्म होने वाली दिनचर्या में। घनी रात ढह जाती है नींद की गोद में, तलाशती स्वप्न में दूसरे दिन का छोर। क्या बात, बहुत बहुत शानदार कविता जी जी। और तीसरी कविता, जी जी तीसरी कविता जी लड़की। लड़की मन के एक कोने में रहती है और मैं रहती हूँ बाकी सारे हिस्से में, अलग अलग खिड़कियों के दायरे में। लेकिन लड़की चुपचाप उसी कोने में सिमटी रहती है, कभी उदास, कभी चंचल, कभी सुख से आपन ढेरों खिलखिलाहटे लिए, कभी आंसुओं को सहेजती, दर्द को समेटती, मन की किरचें संभालती। इन सब में वह है वो खूब माहिर लड़की जो ठहरी बड़े मन और गहरे दिल वाली, झांकती है गाहे बगाहे चकित नजरों से, संसार के कई दृश्य खींचते हैं उसे, हर बार भींचती है मुझे कि उसे निकल जाना है मेरे मन से, हर बार उसे रोक लेती है मेरी मनोहार। उसे हरदम पता है शायद कि वो है तो मैं हूँ, वो है तो एहसास है सारे, वो है तो गड्ढ-मड्ढ होने से बची हैं चीजें। तुम रहना लड़की हमेशा साथ, क्योंकि तुम्हारे होने से ही मैं हूँ सचमुच। बहुत बहुत शानदार। ये कुछ तुक भरी लाइनें हैं। आज फिर झरी हैं बूंदें, कोर हुए हैं साफ, ऊबे मन का टटका मौसम फिर आया है हाथ, नीम अंधेरे जगह समन है सीलन भरी है सांस, खोलो खिड़की कोई आकर रातें हुई उदास, नाव बह रही लहरें उलझी आंखें जमी आकाश, जीवन ठहरा एक पहेली कर्तव्यों का जाल, कितने द्वारों पार मिलेगा शांत वो पारावार। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। और सबसे बड़ी बात कि जो आपने कविताएं पढ़ी, उन तीनों कविताओं में निश्चित तौर पे जो स्त्री विमर्श को आपने प्रस्तुत किया, बहुत शानदार ढंग से प्रस्तुत किया। और स्त्री विमर्श की जब बात आती है तो भोलानाथ कुशवाहा जी, और लगभग वो भी समकालीन कविता या आप कह सकते हैं नई कविता में ही अपनी बातों को कहते हैं, कि आपने नई कविता में कही, अतुकांत कविता के रूप में कही। और कहते हैं कि अतुकांत कविता जिस रूप में भावों को व्यक्त करने में सक्षम है, वो कई बार जो छंद युक्त कविताएं हैं नहीं कर पाती है। तो आपने जो अभिव्यक्ति दी अपने विचारों की, नारी विमर्श पे जो चर्चा की, बहुत शानदार था। बाद में जो आपने पढ़ी कुछ पंक्तियां, वो भी शानदार हैं। कुछ दोहे के समीप थी वो पंक्तियां, बहुत नजदीक थी दोहों के। तो कुछ ऐसी पंक्तियां और हम सुनेंगे। आपको बता दें लव तिवारी जी हैं, लेकिन हम आपसे चर्चा थोड़ी सी और ये करना चाहेंगे। हम लोग जब इस कार्यक्रम को चलाते हैं तो इसमें कोशिश ये भी रहती है कि कुछ चीजें गाजीपुर की भी निकल के आए, ऐसी कुछ चीजें जो हमारे दर्शकों को पता चले गाजीपुर के बारे में कि ये क्या है। तो अगर मैं देखूं तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो गाजीपुर की यहाँ पे बताई जा चुकी हैं। बहुत सारी ऐसी भी चीजें होंगी, ऐसी भी बातें होंगी, या ऐसे धार्मिक स्थल होंगे, ऐतिहासिक स्थल होंगे, व्यक्तित्व होंगे जिनके बारे में यहाँ पे चर्चा हुई, और कुछ लोगों के बारे में अभी नहीं भी हुई है। बहुत सारे लोग ऐसे बचे भी हुए हैं। लेकिन एक बात विशेष ये है कि एक व्यक्तित्व गाजीपुर में विशेष हैं जिन्हें हम लोगों ने यहाँ पे 2 बार आमंत्रित भी किया, लेकिन उनके ऊपर चर्चा बहुत ज्यादा नहीं हो पाई, डॉक्टर आनंद सिंह जी। और हमें खुशी इस बात की है कि आप उनकी अर्धांगिनी हैं, आप उनके सबसे करीब हैं, उनके बारे में बहुत कुछ बता सकती है। तो कोई ऐसी देखिए वो जो लिखते हैं बहुत रिसर्च के बाद, बहुत
चिंतन मनन के बाद लिखते हैं डॉक्टर आनंद सिंह जी। और शायद इसीलिए उनकी रचनाएं जब निकल के आती हैं तो उनका रंग रूप ही अलग होता है, सबसे जुदा अलग होती है उनकी रचनाएं। और उनकी प्रस्तुति या उनका जो वो कहना चाहती हैं वो अलग ढंग से कहती हैं और बड़े मारक ढंग से कहती हैं। तो जो लेखन है उनका, जो उनका त्याग है, उससे संबंधित कुछ बातें कि इतनी सारी मेहनत कर रहे हो, अगर कुछ आपको कोई ऐसी स्मृति में हो जो अभी वर्तमान में, या कुछ भी जो उनसे उनसे संबंधित कोई ऐसी प्रमुख बात जो बताना चाहें आप, जो जरूरी है हमारे दर्शकों के लिए। जी, वो अभी तो जो उनका ताजा जो एक संग्रह आया है अथर्वा, जो उनके लगभग 26 सालों की मेहनत का फल है। और उन्होंने जो उसको लिखा है, जैसा कि सबको ऐसा लगता है कि बड़ा रिसर्च करके लिखते हैं, बड़ा ऐसा, मैं उनको जहां तक जानती हूँ, मैंने देखा है कि वो कब रिसर्च करते हैं, क्या करते हैं, कुछ पता नहीं चलता। वो अपने आप को, और मैं उनसे जुड़े हुए लगभग नवंबर में 27 वर्ष हो जाएंगे हमारी शादी को। मैं उन्हें जितना गहरा, जितना संवेदनशील पहले दिन मैंने देखा था, और जो ज्ञान से भरा हुआ व्यक्तित्व मैंने उस दिन पाया था, वो व्यक्तित्व आज भी, क्यों मैं उनसे कोई भी बात करूं या कोई भी हमारे जो जानने वाले लोग हैं उनसे कोई भी प्रश्न करें, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, वो व्यक्ति ऐसे हैं कि इतनी नॉलेज है उनके में, और हर फील्ड की नॉलेज है। ये एक खास बात है जो उन्हें विशेष बनाती है कि देखिए, हिंदी में लिखने वाले तो बहुत मूर्धन्य लोग हुए हैं, बहुत सारे कवि और सभी लोग हुए हैं, लेकिन इनके में जो एक विशेष बात ये है कि ये सिर्फ हिंदी तक सीमित नहीं है। इनको साइंस, ज्योतिष, पुराने ग्रंथ, क्या ऐसा है जो ये नहीं जानते, क्या ऐसा है जिस पर ये चिंतन नहीं कर सकते। तो ये जो है, ये बात इनको विशेष बनाती है। मैं ये मानती हूँ कि जिन्होंने जो ये बहुत बड़ी जो रचनाएं लोग देते हैं या दी है, उनसे अगर इन्हें अलग किया जाए तो ये मैं मानती हूँ कि धर्म, विज्ञान, साहित्य, ये तीनों ही जो क्षेत्र हैं उसमें आनंद जी पारंगत हैं। तो ये एक खास बात है जो उन्हें औरों से अलग करती है। बिल्कुल। और मेरा भी मानना ये है कि जो चिंतन मनन या अध्ययन है, लोग वो खुद कहते हैं कि मैंने 26 साल तक इसको लिखा। मुझे पता है उन्होंने 26 साल नहीं लिखा, और ना ही उन्हें बहुत ज्यादा उसको स्टडी करने की जरूरत पड़ी होगी। ऑलरेडी उनके अंदर ज्ञान है, और मैं इस बात को जानता था, और यही बात आपसे कहलवाना चाह रहा था हमारे दर्शकों के सामने कि जो व्यक्ति विद्वान है, जिसके अंदर विवेकानंद जी जैसे गुण है, तो वो निश्चित तौर पे जो लिखता है उसको बहुत ज्यादा समय इसलिए लगा क्योंकि उन्होंने कभी लिखा होगा। मनमौजी भी होता है इस तरह का रचनाकार जो होता है, उसे जब करती है तभी लिखता है। इसका अंदाजा आपको इससे हो जाएगा कि जब ये इन्होंने 10वीं तक तो गांव से ही पढ़ा है, तो जिस वक्त ये गांव में थे, बच्चे खेला करते थे इधर उधर, ये जो है महाभारत, रामायण, पुराण, उपनिषद, इन सब में ये इन्होंने वो जो उम्र थी, जो खेलने की उम्र होती है, उसमें इनको इसमें लगे हुए थे, और उसने इनको इतना परिपक्व बना दिया कि आगे जो चिंतन और मनन है उसकी राह खुल गई इनकी, और जिसकी वजह से ये चल पड़े। और जहां तक अथर्वा की बात है, जो 26 वर्ष लगे, उसमें लगभग 12 वर्ष ऐसे थे जिसमें बिल्कुल उस पर कोई काम नहीं किया गया। 2000 जी, तो 2003 वो समय गणना करने के लिए है सिर्फ, लेकिन इन्होंने, मुझे पता है कि वो उतना ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ी होगी। तो लेकिन जब आप कुछ रचते हैं तो आप चाह कर कुछ नहीं रचते, कुछ ऐसी चीजें जो फ्लो आता है, तो जब वो फ्लो आएगा तभी आप लिख सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि हम, और खासकर कविताएं जैसी चीज, इन ऐसी चीजों को तो आपको एक खास मस्तिष्क और एक खास वातावरण की जरूरत होती है। तो जिन दिनों इनका वो बंद रहा, उन दिनों दूसरी चीजों से उलझे हुए थे, जिसकी वजह से नहीं आया। जी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब,
डायरेक्टर साहब साहिबा मैं कहूंगा, डॉक्टर साहब निकल जा रहा है, वो बार बार इसलिए निकल रहा है सुमन कि जी वो गुण है आपके अंदर प्लीज सुमन जी। तो उससे जब निकल के आप आपने सुमन जी पे आ जाइए। आपको हम लोग डॉक्टर बना के छोड़ेंगे। तो जो आपने आपने जो यात्राएं की, विदेशों की भी आपने यात्राएं जी की, जर्मनी था, चेक जी गणराज्य था, स्लोवाकिया में किया, ऑस्ट्रिया गई आप, हंगरी गई, इटली गई, जी स्विट्जरलैंड गई, ये तमाम देशों में गई। जी और मुझे लगता है कि ज्यादातर जगहों पे आप जब गई होंगी तो वहाँ पे हिंदी से संबंधित चर्चा होगी या आपकी कहानियों के जी बारे में चर्चा होगी। कोई इन देशों में जी से कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी घटनाएं जो लोगों को प्रेरित करे, आप हमारे दर्शकों को बताएं ताकि जी उन्हें भी प्रेरणा मिले। मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी। जी जी। जी मैंने विदेश यात्रा में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात सीखी है और जिसके बाद से मेरा हिंदी के प्रति और लगाव बढ़ा है, वो बात ये थी कि मैं जिस जिस भी देश में गई वहां उन्होंने अपनी भाषा का बहुत सम्मान किया है। वो कभी भी, जैसे हमारे देश में लोग अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी लहजे में रहना, इस सबों को इतना अपनी सारी जो रीति रिवाज, संस्कार, संस्कृति, ये सब जो भूल कर जो एक चल पड़ा है वेस्टर्नाइज होने का दौर, ये हमारे देश को बड़ा गर्त में ले जा रहा है। दूसरी बात, उस दिन से मैंने ठाना कि हिंदी जो हमारी मातृभाषा है, देश की भाषा है, उसको हमें कितना आदर देना चाहिए। और ये मैं सबसे कहना चाहूंगी, अगर हम इटली गए या जर्मनी गए तो वो जो व्यक्ति है अपनी भाषा में आपसे बात करेगा, आपको आए ना आए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने अंग्रेजी का सहारा बिल्कुल नहीं लिया। आपको जो चाहिए आप किसी से भी रिक्वेस्ट करिए, इंग्लिश जानने वाले को, वो आपको जाके उसको बताए, उसका तर्जुमा करे और उसको बताए और आपकी समस्या को हल करे। वो इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं, चाहे उसका बिजनेस चल रहा है, कुछ चल रहा है, लेकिन वो अपनी भाषा से समझौता करने को कतई राजी नहीं है। ये एक खास बात मैंने विदेश में देखी कि अपनी भाषा का, अपनी संस्कृति का, देश का सम्मान करना वो लोग बहुत ज्यादा जानते हैं। और आप दोनों लोगों की जो रचनाएं हैं, चाहे आपकी रचना हो या फिर डॉक्टर आनंद सिंह जी की रचना हो, इन आप दोनों की रचनाओं में भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज की जो परंपराएं हैं, वो ऐसे लगता है जैसे उसी के लिए रचनाएं बनी ही हो। और ये निश्चित तौर पे बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर साहब की रचनाओं को भी मैंने सुना, उस दिन हम लोगों ने उनका चिंतन सुना, उनके विचार सुने, वो सारे अपनी संस्कृति को समेटे हुए थी और उन्हीं को वो लोगों को दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पे इससे हमारा ही नहीं, इस देश का भी भला होने वाला है, इस देश के लिए भी बहुत कुछ अच्छा होगा। तो अब मैं शिबू भैया जी को आमंत्रित करूंगा, और इसलिए कि वो आपको आगे पुनः आमंत्रित करें, चाहे आपके पास कहानी हो या कविता, जो भी, क्योंकि आप बाहर हैं मुझे पता है, तो बहुत सारा मटेरियल नहीं होगा आपके पास, तो जो नहीं, है मैं अपनी एक किताब मैं लिए हुई हूँ, अगर आप कहेंगे तो मैं एक कहानी और सुना दूंगी। जी। अगर कविता चाहें तो कविता, कहानी चाहें तो कहानी में कुछ ये जो आप करेंगे। जी 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 बिल्कुल, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं, इसके लिए हमारी तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं है। आपकी हर एक चीज अच्छी लग रही है, और आप लोग जब चर्चा कर रहे थे तो मेरे मन में भी कुलबुलाहट हो रही थी आदरणीय आनंद सिंह जी को लेकर के, कि जो मैंने ऑब्जर्व किया था कि अपने राष्ट्र के जो भी धर्म ग्रंथ या जो भी चीजें हैं, जो भी साहित्य है, उस पर तो उनका चिंतन मनन है ही, उस पर पकड़ है ही। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी विद्वानों से वो बखूबी ऐसे परिचित हैं जैसे रोज उनका मिलना जुलना हो, या उनको बहुत पढ़े हो, उनका बहुत अध्ययन किए हो, इसलिए कि जब वो अपनी बातों में जब उन विषयों की भी व्याख्या जब करते हैं, अपने उदाहरण देते हैं उन बातों का, तो विदेश के भी साहित्य की बातें धड़ल्ले से वो बोल रहे थे। ये चीज मन को बड़ी छुई और लगा कि नहीं, निश्चित रूप से इन्होंने तपस्या की हुई है। इसको मेहनत न कह के हम तपस्या कहें तो अच्छी बात होगी, कि अथर्वा भी तपस्या का ही परिणाम है। और इसी के साथ मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आप स्वेच्छा से कहानी या अपनी कोई नहीं, भी आप जो कहेंगे मैं वो बोलूंगी आपको, आप लोग कहें कि क्या सुनना चाहेंगे। एक कहानी और एक कविता और हम लोग सुनेंगे। पहले आप कहानी या कविता जो लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े। और उससे पहले सिर्फ 2 लाइन में ये कह देता हूँ कि मत ठहरो चलते जाओ, मत ठहरो चलते जाओ, तब तक जब तक मंजिल न मिले, कोशिश बंद नहीं करना तब तक जब तक शाहिल न मिले।
तो जब तक हमें किनारा न मिल जाए, जब तक मंजिल न मिल जाए, तब तक हमको प्रयत्नशील रहना चाहिए। ये हमारे तमाम विद्वज्जन से भी ऐसा ही मिलता रहता है। तो आदरणीय आप कृपया। ये कहानी मेरी काफी पुरानी कहानी है। ये उन दिनों की कहानी है जब मोबाइल अभी आया नहीं था। जी। कहानी का शीर्षक है मोल। अपनी पीसीओ की दुकान पर बैठा समझो मक्खियां ही मार रहा हूँ, क्योंकि चीकट गर्मी में किसको पड़ी है कि भरी दोपहरी आकर फोन पर गप्पे हाँके, और फिर जिनमें हाँकने की कुव्वत है वे तो घर में ही एसटीडी रखते हैं और एयर कंडीशन में बैठकर गप्पे हाँकते हैं। सामने की दुकान से ठंडा मंगाकर दोनों पांवों को टेबल पर साध आराम से बैठा ही था कि एक वृद्धा ने दुकान में प्रवेश किया। नीले किनारे की हल्के प्रिंट की सफेद साड़ी, हाथों में 4-6 मैरून थोड़ी घिस चुकी चूड़ियां, चेहरे पर कुमकुम से लगी बिंदी, नाक में एक छोटी सी लौंग, कान में नन्हे नन्हे टॉप्स और गले में एक पतली सी चेन, बिछिया वाले पांव में स्लीपर या कहिए बाटा की हवाई चप्पल। मैंने लापरवाही से पूछा, अम्मा इतनी गर्मी में फोन की क्या जरूरत पड़ गई? कहाँ करना है? लाओ नंबर दे दो, मैं लगा दूं। बूढ़ी अम्मा सिर हिलाकर जवाब देती केबिन में घुसी। बेटा, जीवन ही जब ठान ले बेचैन करने को, तो क्या सर्दी क्या गर्मी। इस बोल से मैं समझ गया कि वृद्धा काफी परेशान है। केबिन में लगे मॉनिटर के नंबर के कोड 011 से मैं इतना तो समझ गया कि यह फोन दिल्ली मिलवाया गया है, दिल्ली मिलाया गया है। करीब 15 मिनट की लंबी बातचीत के बाद बूढ़ी अम्मा अपनी आंचल से आंखें पोंछती बाहर आई। उन्हें देख मन द्रवित हुआ। चेहरे पर निगाह मेरी अब गई तो उनकी झुर्रियों के इतिहास का कुछ कुछ अंदाजा हुआ। उम्र लगभग 70 के आसपास होगी, फिर भी उनकी चाल में, बातचीत में, अंदाज में उम्र का कोई खास असर दिखाई नहीं दिया। खैर, मैंने कुछ अधिक दिलचस्पी दिखानी ठीक नहीं समझी और 57 रुपए का बिल ले 43 रुपए उन्हें लौटाकर मैं वापस अपने अंतर में मगन हो गया। दूसरे दिन शाम को पुनः उन्हीं वृद्धा को अपनी पीसीओ की ओर आते दिखा। अंदर आई, पसीने से सराबोर। न जाने क्यों मुझे क्या सूझा, एक गिलास पानी उनकी ओर बढ़ा दिया और उन्होंने भी बिना किसी ना नुकुर के गिलास थाम कर एक सांस में ही उसे खाली कर दिया। इस अंदाज से मैं इतना तो समझ गया कि वे छुआछूत के रोग से बरी हैं, वरना इस उम्र के लोगों से मुझे बहुत बड़ा डर यही लगता है कि वे न जाने किस तरह से रिएक्ट करके सारे महफिल शर्मिंदा कर दें। एक पति पत्नी अपने किसी रिश्तेदार से बड़ी प्रसन्नता से बतियाने में मशगूल थे। इस बीच मैंने वृद्धा से बतियाना शुरू किया। अम्मा, कितनी दूर से आती हैं आप? बेटा, कलेक्ट्रेट के पीछे वाली जो कॉलोनी है ना, वहीं से। आवाज में कुछ थकान का आभास हुआ मुझे। कल जहाँ बात की थी वहीं करनी है? हाँ बेटा। कल तो शायद दिल्ली में लाया था ना आपने? हाँ बेटा, वहीं। अच्छा, क्या बात नहीं हो पाई थी? नहीं, हो तो गई थी बेटा, लेकिन बहू से ही हो पाई थी। आजकल ये जो मोबाइल और फोन का जमाना आया है, सारे रिश्तों भावनाओं पर खाक ही डाल रहे हैं। जब बात न करनी हो, मोबाइल ऑफ कर दो। इतनी जरूरी बात की खबर दी है, पर पलट कर एक बार भी पूछने की जरूरत नहीं समझी कि हम जिंदा हैं या मर गए। कुछ तो अंदाजा हुआ कि वे अपने बेटे बहू से खिन्न हैं। मैं उनके प्रति इसलिए भी झुक रहा था शायद क्योंकि इतनी सारी पीसीओ की लाइन से सटी दुकानें हैं, लेकिन वृद्धा ने मेरी ही दुकान को चुना और आज भी यहीं आई। सच में आदमी कितने छोटे छोटे लाभ व हानि से कटता और जुड़ता है। जमाने की रफ्तार, व्यवहार, विचार सब में कितना बदलाव आया है। आदमी की नीयत, समझदारी, ईमान, सबके पैमाने बदल गए हैं शायद। अपने जमाने और इस जमाने के बीच के बदलाव की कसौटी पर कसी जा रही है यह महिला। आज फिर वृद्धा ने फोन पर बात की।
शुरुआत थोड़ी उग्रता से की, लेकिन मैंने साफ महसूस किया कि उनकी आवाज का कसाव धीरे धीरे ढीलेपन की ओर बढ़ता रहा और उग्रता स्पष्टता तो नहीं पर कुछ कुछ विनय की ओर बढ़ती दिखी। फोन रख आज फिर वे आंखें पोंछती बाहर निकली। मैं अब उनके प्रति थोड़ा जागृत होने लगा हूँ, ऐसा लगा मुझे। मेरा मन किया कि उनसे कुछ पूछूं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। इतना आसान नहीं होता किसी के मर्म को छूना। इस बात को 3 दिन बीत गए। सब कुछ सामान्य पहले जैसा ही चल रहा था। आज ग्राहकों की आवाजाही कुछ कम थी। रात में कुछ उमस अधिक बढ़ी हुई थी। लगभग 8:30 का समय था। विचार हुआ दुकान बंद कर घर पहुंच हंसा को, बच्चों को अचानक चौंका दूं। कितने खुश हो जाएंगे वे। कहाँ समय दे पाता हूँ उन्हें इस असमयी व्यवसाय के कारण। विचार को पुख्ता कर सारे बिल निकाल बत्ती बुझा शटर बंद करने बाहर निकला ही था कि सामने वही वृद्धा माँ आती प्रतीत हुई। इस बीते समय में अनेक बार इस महिला का ख्याल आया था मन में। तत्काल दुकान में घुस बत्ती जला दी और बैठ गया। 2-3 मिनट में बूढ़ी माता का प्रवेश हुआ। अभिवादन कर आज फिर पानी का ग्लास उठाया तो उन्होंने हाथ उठाकर मना कर दिया। रहने दे बेटा, चलने से पहले खाना खाकर पानी पीकर ही आई हूँ। आज स्वयं उन्होंने नंबर दिया और बाहर से ही फोन लगाने को कहा। बेटा तू ही पूछ ले, अगर चंद्रहास है तो ही बात करूंगी। मैंने फोन मिलाकर बात करनी शुरू की तो उधर से एक महिला का अंग्रेजियत से भरी आवाज सुनाई दी। Who's on the line? मैं पहले तो सकपकाया, फिर तुरंत संभल कर पूछा, हेलो, क्या चंद्रहास जी हैं? महिला ने कहा, जी वे अभी अभी लौटे हैं, बाथरूम में हैं। प्लीज कॉल आफ्टर 15 मिनट्स। मैंने फोन रखकर माता को बताया। वे शांत रहीं। वह मेरे पीसीओ में लगी श्री अरविंदो और श्री माँ की तस्वीर को देख बोली, बड़ी सुंदर तस्वीर है, देखने से ही आत्मा में सुख पहुंचता है। क्या इनको गुरु मानते हो? जी, कुछ ऐसा ही समझिए। ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, पर थोड़ा सा जो भी पढ़ा तो पाया कि एक बूंद की तरह इस नदी में अपने को छोड़ा जा सकता है। ऊबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरते हुए समुद्र तक तो पहुंच ही जाएंगे। बड़ी अच्छी बात है बेटा। अच्छा लगता है जब आज की पीढ़ी के नौजवानों में कोई तुमसी समझ वाला मिलता है। क्या मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते? अम्मा, मैं सबका सम्मान करता हूँ। घर में पत्नी के संस्कार मूर्ति पूजा से ही जुड़े हैं और वह अपने स्वभाव के अनुकूल उन्हीं में ढली हुई है। अतः मैं उसे मूल रूप से छेड़ना ठीक नहीं समझता। इसलिए मूक समझौते के तहत हम दोनों एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। बड़ी खुशी हुई तुम्हें जानकर। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? जी, 2 बच्चियां हैं। अच्छा, वाह, ईश्वर तुम सबको खुश रखे। हाँ अम्मा, मैं तो अपने को समझा लेता हूँ, पर मेरी पत्नी हंसा, उसे सदा एक बेटे की दरकार रहती है। ओह ना बेटा, इसमें दुख न मनाना। समझना ईश्वर ने 2 वरदान दिए हैं। तू तो अच्छा पढ़ा लिखा दिखता है। जमाना किस कदर बेगैरत हो गया है, देखता नहीं? क्या बेटे क्या बेटियां, आजकल तो कितना बदल गया है जमाना। आजकल आज बेटियां भी बेटों से किस मामले में कम नहीं। लेकिन हमारा समाज कुछ ऐसे अंधे के बंधनों में आज भी बंधा हुआ है। ये ऐसी धुंध है कि छटने का नाम ही नहीं लेती। दोबारा फोन नंबर डायल किया तो बेटे से बात हुई, संक्षिप्त लेकिन गहरी। आंखों से अश्रुधारा की एक मूक भाषा को मैंने पढ़ने की कोशिश की। समझ गया कि अपने लहू को ममता से सींचने वाली माता आज असहाय होकर आंसुओं के रूप में लहू रो रही है। फोन रख अन्यमनस्क ही चुपचाप वे चली गई। 3 दिन बाद कलेक्ट्रेट की ओर से निकला तो देखा एक दरवाजे पर भीड़ बेतरह जुटी हुई है। अपने सहमे दिल के इस ख्याल से कि वह बूढ़ी माता तो यही रहती है, नजदीक पहुंचा तो होश उड़ गए। 2 शव ढके हुए रखे थे। पता चला लकवाग्रस्त पति से परेशान वृद्धा ने भोजन में विष मिला अपनी व पति की यह लीला समाप्त कर ली।
सर चकरा गया मेरा। धम से पास के चबूतरे पर बैठ गया। जितने मुंह उतनी बातें। कैसे वापस अपने ठिकाने पर पहुंचा, कुछ समझ नहीं पाया। एक हफ्ते तक वह वृद्धा मेरे मस्तिष्क में घर कर मेरा पीछा करती रही। अखबार में खबर छपी, वृद्धा की पति सहित आत्महत्या। मन नहीं माना। पांव स्वतः उसके घर की ओर बढ़ गए। दरवाजा खोला। उसके उसी पुत्र ने, सूजी हुई आंखें, बिखरे बाल, अस्त व्यस्त अस्तित्व। मेरा परिचय जान उसने मुझे तरजीह दी। बातों बातों में सब कुछ पता चला और वह पत्र पढ़ने को मिला जिसे उन्होंने मरने के पूर्व लिखा था। मेरे बेटे मनु, ये मेरा आखिरी पत्र व बातचीत है तुमसे। मैं थक चुकी हूँ बेटे, अब नहीं संभलता जीवन। तुम्हारे कुरियर पार्सल तले मेरा वो लाडला दब गया है, जो मेरी एक छोटी सी कराह से सिहर उठता था। अपने नन्हे हाथों को फेर मुझे उसके होने का एहसास कराता था। अब वह बोझ और सहा नहीं जाता। तेरे पिता की कराह लाचारी मेरा सीना चीर देती है। फोन पर तेरे दिलासे से और जल्द आने की तसल्ली से रोज उसे सिलने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अब सीना जर्जर हो चुका है। पिता रोज पुकारते हैं, मुझे जहर दे दो। इस घर में साए साए सन्नाटा और उस पर रह रहकर इनकी तीखी चित्कार मुझे बदहवास कर रही है। मुझे लोग बहुत बहादुर और समझदार समझते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं दिनों दिन कायर और कमजोर बनती जा रही हूँ। हमारे होने का कोई कारण, कोई वजह समझ नहीं आती। तुम इतने व्यस्त और सफल हो चुके हो कि तुम्हें चारों ओर समय न होने की समस्या और मजबूरियां घेरे रहती हैं। तुम पता नहीं, अब तो सपना बन चुके हो हमारे लिए। तुम्हारे मनी ऑर्डर कुरियर हमें निरंतर दबाते जा रहे हैं। वह सारा बोझ मैंने अलमारी में किनारे बंद कर रख दिया है। हमारे जाने के बाद तुम हो सके तो उन्हें हमारे जैसे माँ बाप, जिन्हें स्नेह की मीठी धूप तो क्या, भौतिकता की छाया भी नसीब नहीं, उनमें बांट देना। स्नेह का संकट तो बात का संकट है। आत्मा स्नेह और शांति मांगती है, लेकिन पहले तो दैहिक और भौतिक संकटों से ही जूझना पड़ता है। हमारी आत्मा ही भूखों मर रही है। स्नेह के अभाव में जर्जर हो चुके हैं हम दोनों। यह संतराश ईश्वर न करे तुम्हें भोगना पड़े। हम दोनों के दिल से गहरे आशीर्वाद तुम तीनों को। हमें कोई शिकायत नहीं तुमसे। हमारे सरीखे लाखों लोग यूं ही जीते हैं और जी लेते हैं। हमने ही तो तुम्हें उस सफलता की दुनिया में पहुंचाया है। अपनी अपूर्ण इच्छाओं को तुमसे पूरित किया है, लेकिन उस सफलता का मोल नहीं चुका पा रहे हैं हम, और जा रहे हैं। हमें माफ कर देना। खुश रहना। तुम्हारी माँ चंद्रा। मेरे कंधे आंसुओं से भीग गए, चंद्रहास के आंसुओं से। उसके दुख का कहीं पारावार नहीं था। मैं भी क्या करता, सहानुभूतियों की कुछ थपकियां दे निकल पड़ा उन्हीं दुनियावी झंझावातों में, जहां से मेरी भी यात्रा आगे बढ़नी थी। धन्यवाद। वाह, जी आप म्यूट हैं, अनम्यूट होइए अमित जी। हाँ बिल्कुल, बहुत सटीक और बिल्कुल मारक कहानी थी ये। मारक इस मामले में कि बहुत कुछ संदेश जो ये कहानी दे रही थी वो सीधा दिल में उतर रहा था। और लव लव तिवारी जी कह भी रहे हैं। लव तिवारी पीसीओ जी वाला दौर हम लोगों ने चूंकि देखा हुआ है, बिल्कुल वो दृश्य हमने देखा है, वो ये हमारे समय की बातें हैं। तो वो भी दृश्य बिल्कुल आंखों के सामने आ रहा था कि कैसी केविन है और माँ कैसे प्रवेश कर रही है, और वो बिल्कुल दृश्य जो है चित्रित हो रहा था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और लव जी जी कह भी रहे, देखिए कि इस कहानी का सुखद माँ बेटे की बात और बहुत दुखद वृद्ध संपत्ति जन की मृत्यु, बहुत अद्भुत कहानी है। कहानी कम आज के वास्तविकता को उजागर करती हुई बेहतरीन कहानी है। प्रणाम निवेदित कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे कहानियां आपकी बड़ी शानदार है। ऐसा मन हो रहा है कि कहानियां ही सुनते रहा जाए, सुनते रहा जाए। लेकिन समय का अपना बंधन है और बहुत सारे मित्रगण, बहुत सारे विद्वान जन अभी भी जुड़े हुए हैं। मैं थोड़ा सा उन सभी की तरफ भी मुड़ना चाहूंगा। सुमन जी, मधुलिका राय जी हैं, देख रही हैं, कह रहे हैं कि मन को झकझोर देने वाली आज का कड़वा सच बयान करती कहानी।
जयप्रकाश जी कह रहे हैं, जयप्रकाश प्रजापति जी हैं, ये सभी लोग, ज्यादातर लोग रचनाकार हैं और रचनाकार के अलावा भी इस पटल पे लोग जुड़ते हैं, ये बड़ा सुखद रहता है हमारे लिए। और जो यहाँ पे आते हैं लोग प्रस्तुतिकरण देने, उनके लिए भी, कि ज्यादातर आजकल ऑनलाइन कार्यक्रम ऐसे हो गए हैं जिसपे केवल साहित्यकार ही जुड़े रहते हैं, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि लोग इस पटल को, बहुत सारे ऐसे लोग जो साहित्यकार नहीं लिखते हैं, लेकिन उसके बाद भी इसे देखते हैं इस कार्यक्रम को। लव तिवारी जी हैं, जयप्रकाश जी कह रहे हैं कि आधुनिक जीवन से जूझते समाज का बहुत सुंदर चित्रण। मधुलिका राय जी के लगातार कमेंट्स हैं। डॉक्टर मिथिलेश राय जी कह रही हैं कि अपनी संस्कृति और भाषा को सम्मानित करती हुई आपकी बातचीत, कविता और कहानी सबको जोड़ती हुई सी है। सादर नमस्कार, धन्यवाद मैम। जयप्रकाश जी पुनः कह रहे हैं कि आधुनिक जीवन को अनुभूत करती रचना, बहुत सुंदर भावात्मक कहानी। लव तिवारी जी का कमेंट सुनाया मैंने आपको। ऐसे तमाम लोगों की प्रशंसाएं लगातार। संदीप कुमार बाला जी हैं, बड़े अच्छे वीर रस के कवि हैं, और अभी उनका एक कहानी संग्रह आया है, कब्र की कथा, हिंदी श्री पब्लिकेशन के पास प्रकाशित होने के लिए, और लगभग उसका काम कंप्लीट हो चुका है। तो कहानी आज सुन रहे थे और मुझे लगता है कि उनको जरूर एक मार्गदर्शन मिला होगा आपकी कहानियों के माध्यम से। आगे आने वाली उनकी कहानियां बड़ी अच्छी हैं, लेकिन और भी मार्गदर्शन उनको मिला कि हम आगे कैसे लिखेंगे, सुन रहे थे वो। अगर मैं थोड़ा सा ऊपर और जाऊं तो अनिल कुमार राय जी हैं, जिनकी रचनाओं से मैंने प्रारंभ किया था, मैं पहले भी बता चुका हूं। आयुष प्रजापति जी हैं, मुंबई से देख रही हैं, एक अच्छी रचनाकारा हैं। उनकी पुस्तक लॉकडाउन, आपने लॉकडाउन कहानी पर कहानी सुनाई थी पहले, तो लॉकडाउन इनकी प्रकाशित हो चुकी है हिंदी श्री पब्लिकेशन से ही। संजीव द्विवेदी जी हैं, ये कह रहे हैं कि भगीरथ धरती पर लाए जैसे पावन गंगा को, भारत माँ के बेटे वैसे विजयी विश्व तिरंगा को। संजीव द्विवेदी जी हैं, मानस पुत्र अटल बिहारी वाजपेयी जी के। बहुत बहुत प्रणाम निवेदित करता हूं आपको संजीव जी। राजेश कुमार पाल जी देख रहे हैं। आनंद प्रसाद जी मिर्जापुर से हैं, बड़े साहित्य के बड़े प्रेमी हैं, बड़े अच्छे व्यक्तित्व हैं। अक्सर आप इस पटल पे कार्यक्रम जो भी आयोजित होता है उसे जरूर देखते हैं। आदरणीय आलोक जी हैं, मधुलिका राय जी हैं, लव तिवारी जी हैं, डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी कानपुर से देख रहे हैं इस कार्यक्रम को। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अगर मैं ऊपर तक जाऊंगा तो बहुत सारे। विभूति नारायण जी हैं, सेना में हैं। बहुत समय लगेगा, लेकिन हमारी इच्छा ये हो रही है कि आपकी एक और कविता से इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाया जाएगा। और शिबू भैया जी आमंत्रित करने में माहिर हैं, बड़े दक्ष हैं, तो आप आमंत्रित करिए एक बार। जी जी जी, निश्चित रूप से ये कहानी, ये दूसरी कहानी भी बहुत मार्मिक रही, और वो दृश्य आंखों के सामने उभरने लगे तो कहानी निश्चित रूप से बहुत अच्छी है और सबने सराहा भी। इसी के साथ ही आदरणीय सुमन जी को मैं पुनः आमंत्रित करूंगा इन दो लाइनों के साथ फिर से कि सतपथ के पथिक सुनिश्चित कर गंतव्य अग्रसर होता जा, दृढ़ संकल्पी धरणी जस धीरज अंतर मन में धरता जा। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आपको आमंत्रित करता हूँ आदरणीय जी। अब समाज और दुनियादारी से हटकर एक ध्यान पर केंद्रित कविता का पाठ करूंगी। जी बिल्कुल। कोई लाल लावा सा बढ़ता है अपनी ओर, अपनी ही आंच पर खौलता, समय के साथ धीरे धीरे शांति की ओर बढ़ता, और तेज रेले की जगह कई चटक रंग बनते बिगड़ते शून्य बन एक जगह ठहर जाते हैं। वो जो भीतर एकाग्र सा थिर है, नितांत एकांत से घिरता है। बजती हैं सैकड़ों घंटियां एक साथ, कभी सीटी कभी शंखनाद, एक अजीब संसार डूबता है भीतर कि सब शून्य शांत विश्रांति सा फैलकर ढक लेता है देर तक, जमा देता है सब कुछ जहां तहां। हम ढिठाई से खोलते हैं आंख और अपनी राह चल पड़ता है, फिर वही छद्म संसार आसपास लिए अपनी आपाधापी और रफ्तार। वाह, बहुत बहुत शानदार कविता आदरणीय। और चूंकि समय कब, अगर आपके पास कुछ एक दो कविताएं हैं तो निश्चित तौर पे आप उन्हें भी सुना सकती हैं, अगर समय है तो, क्योंकि समय सबसे खतरनाक काम समय का आप होता है। बताएं सब। हाँ, अगर समय है तब तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं है। एक रचना और रखा जाए, एक रचना और सुनाएं आप कृपया। जरूर। एक छोटी सी कविता है जी। दुआएं आकाश जाती हैं,
और लिखा लाती हैं कुछ रुक के खुशियों के खुदा से, या ये चक्कर काटती हैं हमारे गिर्द और रचती हैं एक अभेद दीवार कुशलता से, पता नहीं, पर दुआएं जगाती जरूर हैं कुछ तिलिस्म कि हम बचे रहते हैं सारी बलाओं से। बिल्कुल, वाह वाह, बहुत बहुत शानदार। तो बिल्कुल बहुत ही शानदार कविताएं और कहानियों की तो मुझे लगता है कि जो आपने प्रस्तुति दी वो शायद मैंने ऐसे कभी पहले सुनी नहीं थी। मुझे लगता था कि ऐसे ऑनलाइन पटल पे कहानियों का क्या अस्तित्व बचता होगा। जब लोग उसको सुनाते होंगे एक लंबा समय लगता है, लेकिन जब आपने प्रस्तुति शुरू की तो जितने लोग जुड़े होते थे वो वहीं पे रुक जाते थे और लगभग उन्होंने जो संख्या आपकी कहानी प्रारंभ करने से पहले थी वो बढ़ रही थी, घट नहीं रही थी। ये चीज कविताओं में क्या होता है कि कुछ देर में लोग आते हैं, कभी खूब बढ़ गए, कभी खूब घट गए, बढ़ गए, घट गए। लेकिन आपकी जब कहानियां शुरू हुई तो उसके बाद लोग नहीं घटे, फिर जब खत्म हुई तो थोड़े से कम हुए, फिर वापस आ गए। तो निश्चित तौर पे आज हमें भी एक नया अनुभव हुआ है कि अगर नया अनुभव मिला, बिल्कुल। गाजीपुर के जो कहानीकार हों या जो कुछ चीजें गद्य में लिखते हुए वो लोग हों, रचनाकार हों, उन विद्वान जनों को भी हम लोग आगे से आमंत्रित करेंगे, चाहे उनके पास कविताएं हो या ना हो। दर्शकों का अगर प्यार कविता को मिलता है तो मुझे, हम लोग जिस भ्रम में जी रहे थे अभी तक कि नहीं कहानियों में हो सकता है दर्शक जाएं, लेकिन आज आपने सुमन जी हमारे उस भ्रम को मिटा दिया और निश्चित तौर पे हम आगे से कोशिश करेंगे कि कहानियों से संबंधित लोग भी यहाँ पे जुड़े। तो बहुत सारे दर्शकों ने हमारा साथ दिया, बहुत सारे दर्शकों ने आशीर्वाद दिया, अपना स्नेह दिया। डॉक्टर मिथिलेश राय जी, जयप्रकाश जी, रामानंद जी जुड़े हुए हैं यहाँ पे, मिर्जापुर के एक अच्छे समाज सेवी हैं, बड़े सीधे सरल हैं। जयप्रकाश जी के अलावा लव तिवारी जी हैं, मधुलिका राय जी हैं। अगर मैं ऊपर थोड़ा सा और बढ़ूं तो कुछ नाम और भी हैं, संदीप कुमार बाला जी हैं, ऐसे अनिल जी हैं, बहुत सारे लोग लगातार जुड़े रहे। आप सभी दर्शकों का इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। अपना स्नेह ऐसे ही बरसाते रहिए और विशेष रूप से मैं आभारी हूं आदरणीय सुमन सिंह जी का कि आपने अपने बहुमूल्य समय में से जो समय आज ये 1 घंटे का हमारे लिए दिया, बहुत महत्वपूर्ण था और आपने इस पटल के गौरव में वृद्धि की है। उसके लिए मैं बहुत विशेष रूप से आपका आभारी हूँ मैं शिबू भैया जी का, साथ में श्री कामेश्वर दुबे जी, आदरणीय गंगेश जी और आदरणीय अक्षय पांडे जी, लव और कुश तिवारी जी और तमाम ऐसे लोगों का जो इस कार्यक्रम को सुंदर बनाने में, अच्छा बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, उन सभी का आभारी हूँ। चलते चलते अनिल अंकित जी की यही पंक्तियां कि पहले हम कितनी बातें करते थे, दिन तो दिन कई रातें करते थे, भले ही कितनी कचकच करते थे, जैसी कथनी वैसी करनी को सच करते थे। और आप भी अपनी कथनी और करनी में अंतर मत रखिएगा, हम भी नहीं रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का। आप सबका भी बहुत आभार।